हॉलीवुड आज पूरे दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, जिसका डोमिनेंस लगभग पिछले एक सदी से कायम है। बट क्या आपको पता है कि ये हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट अमेरिकन फिल्म बिजनेस के पहले 20 साल तक तो हॉलीवुड बस एक छोटा सा गांव था, बिना कोई स्टूडियो और साइट के। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे थॉमस एडिसन ने अनजाने में ही इस छोटे से गांव को एक ग्लोबल मूवी पावर हाउस बना दिया, जिसे आज हम हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में तो हॉलीवुड के लोग नींबू के पेड़ उगा रहे थे। आज के जैसा दुनिया का फिल्म सेंटर ना ही तब न्यूयॉर्क में था और ना ही अमेरिका के किसी और शहर में, बल्कि तब ये सेंटर तो पेरिस में हुआ करता था, जहां अकेले 2 सबसे बड़े स्टूडियो पूरे अमेरिका के सारे स्टूडियोज़ के तुलना में दुगनी फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आयरॉनिकली उस समय के फिल्म इंडस्ट्री पे अमेरिका का एक बड़ा योगदान होने के बावजूद अमेरिका फिल्म प्रोडक्शंस में काफ़ी पीछे थी। 20वीं सदी के पहले दशक में अमेरिका में फिल्म बिजनेस को लेकर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी थी। लेकिन ये जंग किस चीज़ के लिए हो रही थी? ये लड़ाई था पेटेंट्स को लेकर। जिनको नहीं पता पेटेंट क्या होता है, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि पेटेंट एक लाइसेंस होता है जो कोई भी कंटेंट को एक स्पेसिफाइड समय के लिए आप उस कंटेंट का मालिक बन जाते हैं। और उस टाइम में थॉमस एडिसन सबसे शक्तिशाली पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका का सबसे पहला फिल्म स्टूडियो बनाया और उनके पास तब मोशन कैमराज एंड प्रोजेक्टर्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट पेटेंट्स थे। अपने वास्ट रिसोर्सेज का यूज़ करके वो दर्जनों पेटेंट्स ऐसे ही खरीद लेते थे और जो भी कोई उनका विरोध करता था वो उनके खिलाफ लॉ सूट फाइल कर देते थे। उनका ये अप्रोच इतना सक्सेसफुल था कि करीब 1890 के दशक में अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री तो इनकी खुद की कंपनी जैसी लगती थी, पर एक कंपटीटर ऐसा था जिसमें एडिसन के साथ लड़ने का साधन और पैसा दोनों था। इस कंपनी का नाम बायोग्राफ था, जिन्होंने एडिसन के कैमरा पैटर्न से बिल्कुल अलग एक कैमरा बनाया था। साल 1905 के बाद जैसे जैसे निकलोडियंस अमेरिका में फैलते गए, तो बायोग्राफ के बाद एडिसन स्टूडियो दूसरा सबसे बड़ा स्टूडियो बन चुका था। एडिसन स्टूडियो ने अपने पहले 10 साल में ही करीब 1000 से ऊपर फिल्म्स बना लिया था, जिसमें ऑफ कोर्स पहला कैट वीडियो फिल्म भी शामिल है। एक पॉइंट ऐसा आया जब एडिसन के कैमरास बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुए। अब इससे पहले कि एडिसन निकलोडियंस बिजनेस से चलने वाली स्टूडियो पे कोई मुकदमा करते, सारे नए स्टूडियोज़ निकलोडियन से अपना प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ करने चले गए। अब होता है स्ट्रैटेजी स्विच। साल 1908 में फाइनली एडिसन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की सोची। सब स्टूडियोज़ पे मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन्होंने सभी स्टूडियोज़ को एक साथ लाने का सोचा, ताकि वो पूरे दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट कर पाए एक सिंगल एंटिटी के ज़रिए। और अनसरप्राइजिंगली सभी स्टूडियोज़ ने एडिसन के इस डिसीजन को बैक किया। अपने सभी पेटेंट्स एंड कनेक्शंस को जोड़कर सभी मूवी स्टूडियोज़ ये इंश्योर करते थे कि उनको कोई चुनौती ना दे पाए। देखते ही देखते मोशन पिक्चर पेटेंट्स कंपनी ने अपने साथ सभी बड़े नामों को शामिल कर लिया एंड अब निकलोडियंस के बिजनेस में उनका पूरा कंट्रोल आ चुका था। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया फिल्म ट्रस्ट के नाम से। निकलोडियंस के हालात इतने बुरे हो गए कि जहां पहले वो डायरेक्टली फिल्म्स को स्टूडियो से खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अब उनको हर चीज़ रेंट पर लेनी पड़ती थी। और तो और उनको हर एक प्रोजेक्टर के लिए एक लाइसेंसिंग फ़ी और थिएटर के लिए $2 अलग हर हफ्ते देने पड़ते थे। खैर, निकलोडियंस के पास अब कोई चॉइस भी तो नहीं बचा था, या तो फीस पे करो या फिर चुपचाप बैठे रहो, नो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन नथिंग। बट कुछ थिएटर्स ने एक तीसरा तरीका अपनाया। उन्होंने यूरोप से फिल्म्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के पेटेंट्स बैटल के दौरान यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी मैच्योर हो चुका था। उसी समय अमेरिका में पेरिस से फीचर लेंथ फिल्म्स की एंट्री होती है एंड यू वोंट बिलीव दोज बिकेम एक्चुअली बिग हिट्स इन अमेरिका। जल्द ही बहुत से स्टूडियोज़ फीचर लेंथ फिल्म्स बनाना चाह रहे थे, बट फिल्म ट्रस्ट उनको अलाउ ही नहीं कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि फीचर लेंथ फिल्म्स तब के शॉर्ट फिल्म्स के एक बड़े कंपटीटर बन चुके थे, जिस वजह से एडिसन भी पूरी तरह से फीचर लेंथ फिल्म्स के खिलाफ थे। अब चूंकि फिल्म ट्रस्ट ईस्ट कोस्ट में बेस्ड नहीं था, तो जिसका भी मन होता था फिल्म को इलीगली बनाने का, उसको उधर से जितना हो सके उतना दूर भागना पड़ता था। देखते ही देखते वेस्ट कोस्ट, स्पेसिफिकली लॉस एंजलिस, रिबेल फिल्म मेकर्स के लिए एक डेस्टिनेशन हब बन गया, जहाँ पे वो सभी लोग एडिसन के मोनोपोली से बाहर आने के तरीके सोच रहे थे। देखते ही देखते वेस्ट कोस्ट, स्पेसिफिकली लॉस एंजलिस, रिबेल फिल्म मेकर्स के लिए एक फिल्म डेस्टिनेशन हब बन गया, जहाँ पे वो सभी लोग एडिसन के मोनोपोली से बाहर आने के तरीके सोच रहे थे। एलए के कई बेनिफिट्स थे, जिससे ये जगह एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया।
एलए रेल द्वारा ईस्ट कोस्ट से कनेक्टेड था, जहां से सभी टेक्नोलॉजीज आ रही थी, और ये जगह मेक्सिकन बॉर्डर से करीब 100 मील दूर था, जिस वजह से अगर इनकेस एडिसन किसी पे भी मुकदमा करते भी थे तो ये फिल्म मेकर्स अपने इक्विपमेंट्स बॉर्डर पर ही कहीं पे छुपा देते थे। अब जाहिर सी बात है कि इन रेबल फिल्म मेकर्स के पास तब इतना पैसा तो था नहीं, तो उन्होंने एलए के सेंटर में लैंड खरीदने के बजाय एलए के आउटस्कर्ट्स में खरीदा, जिसे आज हम सब हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। ये साल 1912 था जब 4 स्टूडियोज एक साथ मिलके अमेरिका में फीचर लेंथ फिल्म्स लाने की जर्नी शुरू करते हैं। अब आप सब लोग तो जानते ही हैं कि 1912 के बाद हॉलीवुड कभी रुका ही नहीं, बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये ग्रो होता गया। जैसे ही ये 4 स्टूडियोज थोड़े पावरफुल हुए, तभी साल 1915 में इन्होंने फिल्म ट्रस्ट के मोनोपोली के अगेंस्ट केस किया और फॉर्चुनेटली यूएस गवर्नमेंट ने उनके हित में फैसला सुनाया। अब ईस्ट कोस्ट का मोनोपोली ख़त्म होते ही हॉलीवुड पूरी तरह से दुनिया भर के फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए तैयार था। देखते ही देखते पूरे यूरोप में हॉलीवुड ने अपनी पकड़ बना ली, क्योंकि यूरोप में लोकल फिल्म प्रोडक्शन तब रुका हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। हालांकि थॉमस एडिसन को इस पावर शिफ्ट से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कभी फिल्म मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ही नहीं, बल्कि उनको तो नए नए टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो ऐसे ही थॉमस एडिसन की वजह से आज हम पूरे दुनिया के सबसे बड़े फिल्म हब हॉलीवुड को जानते हैं।